हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरु। आज लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव में जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं और प्रोटोजोआ आते हैं, कवक आते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जीव किस प्रकार काम करते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए खराब हैं, इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का ये पूरा सेक्शन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, क्योंकि जो कोविड-19 चल रहा है, अभी जो महामारी चल रही है, उसमें आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि ये विषाणु का स्ट्रक्चर क्या है और विषाणु किस प्रकार जो है जीवाणु से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और जीवाणुओं को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम कौन कौन से उपचार, कौन कौन से उपाय करते हैं, तो उन सभी पर भी हम लोग बात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्लाइड। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है कि देखिए तो देखिए हमारे आसपास जो है ना, यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊं कि कई लाखों जीवाणु हमारे आसपास हैं, लेकिन कुछ भी हमें वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे जैसे क्या हुआ, मानव ने अपने आप को विकसित किया, मानव इतना उन्मुक्त हो गया है, इतना विकसित हो चुका है कि ये जीवाणु हम पर प्रभावशील नहीं है, क्योंकि मानव शरीर में एंटीजेंस जो पाए जाते हैं, वो एंटीजेंस क्या करते हैं, जो भी ये जीवाणु है उसके खिलाफ एक प्रतिरोधिता बना लिए, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, और उसके कारण क्या है, हम किसी भी जीवाणु से लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ नए जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं, जैसे अभी कोरोना जो है, है ना, SARS-CoV-2 जो वायरस है, वो बहुत खतरनाक है, और उसने क्या है, उस पर हम लोग एकदम से कंट्रोल नहीं पा रहे। तो कई ऐसे जीवाणु हैं जो मानव के शरीर में आ जाते हैं तो बहुत, है ना, भयंकर परिणाम करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, उसका जीवाणु है। तो इस प्रकार क्या है, जीवाणु बहुत प्रकार के होते हैं, उन सभी पर जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, और जीवाणुओं के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो केवल जीवाणु के बारे में ही नहीं बात करेंगे, जबकि हम लोग बात करेंगे विषाणु के बारे में भी, प्रोटोजोआ के बारे में भी। जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ जनित एक रोग है ना। मलेरिया कैसा जनित रोग है, एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इस प्रकार के अलग अलग चीज़ों पे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिनको मैंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा, जो ब्रेड रोटी सड़ जाती है, तो जो बीजाणु होते हैं किसके, कवक के, वो अभी भी वायुमंडल में है, और वो क्या करते हैं, उनके लिए बेस्ट परिस्थिति कौन सी होती है, उनके लिए बेस्ट परिस्थिति होती है कि उनको ब्रेड पर नमी मिल जाए और थोड़ी गर्मी हो, तो ये जो है ना बहुत जल्दी से पनपने लगते हैं। तो इस तरह से सफ़ेद काले धब्बे आपने देखा होगा, अचार के ऊपर आपने, जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं फूई लग जाना, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का कवक है। तो इनको आवर्धित लेंस की मदद से ही देखा जा सकता है ना। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं, आपने, है ना, मिट्टी के भी बहुत सारे, आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत अच्छा जीवाणु जो मानव के लिए अच्छा भी है, राइजोबियम, आपको पता है ना, राइजोबियम हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। राइजोबियम क्या है, सहजीविता दिखलाता है। किसके साथ में सहजीविता, वो दलहनी फसलों के साथ में, और प्रोटीन बनाने में और नाइट्रोजन की सप्लाई देने में राइजोबियम क्या है, मदद करता है, राइट। तो देखिए, तो राइजोबियम जो है ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मिट्टी और पानी में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है, आपने सुना होगा माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी, है ना, जो टिटेनस का वायरस है, टिटेनी, तो ये जो है ये मिट्टी में पाया जाता है। तो कभी भी हमारे को कोई घाव होता है ना, तो हमें इन जीवाणुओं से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाद में इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ब्रेड के ऊपर लगने वाले कवक, तो ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये कवक होते हैं, राइट। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी आते हैं, राइट। तो देखिए जीवाणु जो है उसमें जीवन पाया जाता है, राइट, जीवाणुओं में जीवन पाया जाता है। कवक जो है वो तो एक प्रकार के क्या है, बीजाणु होते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ों पर क्या होते हैं, लग जाते हैं, या फिर, है ना, वायुमंडल में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ जीवाणु से प्रिमिटिव पहले प्रकार के होते हैं, मतलब प्रोटोजोआ जो है ना, और भी छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जीवाणुओं से, और कुछ जो है शैवाल भी होते हैं, और विषाणु भी जो है, विषाणु इन्होंने नहीं बताया, विषाणु को वायरस कहेंगे इंग्लिश में, विषाणु को
इंग्लिश में वायरस कहेंगे। तो अभी जो कोरोना है वो एक प्रकार का विषाणु है। तो देखो आ ही गया, विषाणु भी सूक्ष्म जीव हैं, और आपसे पूछा जाए कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, तो वो विषाणु ही कहलाते हैं। क्योंकि यदि इनको जीवित एनवायरनमेंट मिल जाए, यदि मानव के शरीर में आ जाए तो ये जीवित हैं, और यदि शरीर से बाहर चले जाएं तो ये मृत अवस्था में रहेंगे। जैसे एड्स का जो विषाणु है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एड्स के विषाणु को क्या बोलते हैं, HIV बोलते हैं ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये 8 सेकंड के लिए हमारे शरीर से यदि बाहर चला जाता है तो ये एक है ना 8 सेकंड के लिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाए शरीर से तो ये मृत हो जाता है ना। तो ये बात एक इस तरह से याद रखेंगे। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी की तरह से काम करते हैं विषाणु, राइट। वायरसेस ज़्यादा खतरनाक हैं जीवाणु से, याद रखेंगे हमेशा, है ना। तो देखिए, वे केवल परपोषी में ही गुणन कर पाते हैं, मतलब उनको कोई ना कोई जीवित एनवायरनमेंट मिलेगा ना तभी वो मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो आपने सुना होगा जो जीवाणु है, विषाणु है, ये सभी जब भी शरीर में आते हैं ना तो अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, गुणन स्टार्ट कर देते हैं और बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, हमारी WBC भी उनसे नहीं लड़ पाती है, और प्रतिरोधक क्षमता की कमी के चलते क्या होता है, ये हमारे पूरे प्रतिरोधक जो तंत्र है उसको खत्म कर देती है। तो जीवाणु पौधों, जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं, जैसे है ना जीवाणु भी और विषाणु भी। तो जो जुखाम है, जो सार्स, इसको नॉर्मली जुखाम को सार्स भी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जो होता है, और जो खांसी होती है, ये सभी एक प्रकार के विषाणु है, याद रखेंगे आप, है ना, जो भी हमको खांसी वगैरह होती है। लेकिन याद रखना जो ट्यूबरकुलोसिस है वो भी फेफड़ों से रिलेटेड रोग है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में जीवाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। इस जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इसको क्षय रोग, डिके रोग भी कहते हैं ना। पोलियो और खसरा जो है, मिजल्स और पोलियो, है ना, पोलियो एंटीरो वायरस, है ना, मिजल्स एंटीरो वायरस जो है वो पोलियो का वायरस होता है, याद रखेंगे। लेकिन जो अतिसार, हमको जो दस्त लग जाते हैं, और जो मलेरिया है आपको, वो दोनों क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम, मलेरिया में कौन सा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, है ना। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। तो देखिए, प्लाज्मोडियम नाम का, है ना, प्लाज्मोडियम नाम का। तो देखिए, और इसी प्रकार टाइफाइड जो है, टाइफाइड जो कि दस्त हो जाते हैं, टाइफाइड, है ना, और क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस, ये भी जीवाणु है। लेकिन प्रोटोजोआ में मलेरिया, अतिसार, ये सभी प्रोटोजोआ जनित रोग है। हम लोग इस डिजीज को और भी अलग तरह से करेंगे, हम लोग अभी बेसिक रूप में कर रहे हैं। मैं इसके जो है ना, मैं वैसे डिजीज के जब सेक्शन पढ़ाता हूँ तो 7 से 8 लेक्चर में फिनिश करता हूँ, लेकिन आपको क्या है, टू बी पॉइंट जो है, जितने एग्जाम ओरिएंटेड है उस पर बात करेंगे, और लगेगा तो और भी ज़्यादा प्रदान कर देंगे, राइट। तो स्पाइरल जीवाणु, ये आपको आकार दिख रहा होगा, ये स्पाइरल जीवाणु, स्पाइरल शेप है, ये रॉड शेप्ड जीवाणु है, जो है रॉड के शेप के लायक है, राइट। अब देखिए, एक जीवाणु, एक शैवाल होती है क्लेमाइडोमोनास, है ना, क्लेमाइडोमोनास, और स्पाइरोगायरा के तो एक कण होते हैं जो आकाश में उड़ते भी रहते हैं। अमीबा हमने पढ़ ही लिया था, अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ जिससे दस्त लग जाते हैं, एमीबियोसिस हो जाता है। पैरामीशियम भी एक प्रकार का है ना, एक कोशिकीय है, ठीक है। और इसके अलावा राइजोपास, जो आपके ब्रेड जो होता है, ब्रेड के ऊपर जो फफूंद लगती है वो राइजोपास के कारण लगती है, ब्रेड मोल्ड। और ये क्या होते हैं, इसके अंदर स्पोराज होते हैं, ये उड़ते हुए आकाश में रहते हैं, और जहाँ पर भी ब्रेड में नमी वगैरह मिलती है तो ये वहाँ पर क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन जो है जनन करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही एक कवक है, ये कवक है पेनिसिलियम, आपने सुना होगा, पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से ही पेनिसिलियम नाम का जो एंटीबायोटिक बनाया गया है। तो आपको एंटीबायोटिक्स पता होंगे, एंटीबायोटिक कोई भी जीवाणु का रोग है तो उसमें यदि एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे तो क्या होता है, वो उन जीवाणुओं के खिलाफ काम करते हैं। मान लीजिए मेरे शरीर में जीवाणु है, तो मैंने पेनिसिलियम नाम की दवाई खा ली, तो ये जो पेनिसिलियम जो है ना, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का जो कवक है, उसमें जो रस है, एंजाइम है, उससे ये दवाइयाँ बना दी। ये दवाइयाँ यदि हमने खा ली तो हमारे शरीर के जो जीवाणु है ना, उसको बड़ा प्रतिरोध महसूस होता है। जिस प्रकार आप मॉस्किटो कॉइल लगाते हैं मच्छर को मारने के लिए, तो मच्छर क्या होते हैं, मच्छर मर जाते हैं, और या फिर मच्छर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रसायन उस
रिफिल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उससे मच्छर भागते हैं। ऐसी हम पहले रिसर्च करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो प्रतिरोध का काम करेंगे, है ना। इसी प्रकार एस्परजिलस जो दमा जो रोग होता है ना, दमा जो लोगों को कई बार है ना फेफड़ों के श्वसन से दिक्कत आती है, जो लोग है ना रिफिल श्वसन में लेके नाक में लगा के अपना को दूर करते हैं, तो वो एस्परजिलस के कारण होता है संक्रमण, ठीक है। तो ये अलग अलग जीवाणु जो है ना हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। लेकिन वहीं यदि हम बात करेंगे दूध के अंदर जो लैक्टोबैसिलस है, वो बहुत ही हेल्दी जीवाणु है, हमारे जो है ना दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इसी प्रकार विषाणु भी होते हैं। विषाणु जो हैं एक प्रकार के सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। विषाणु जैसे एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एंटीरोवायरस। अभी जो आप लोग जो सार्स सुन रहे हैं, अभी जो वर्तमान में चल रहा है, SARS, सार्स CoV-2, क्या है ये? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब श्वसन से संबंधित पूरा। इसमें जो फेफड़ा होता है वो पूरा सफेद हो जाता है आदमी का, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए आगे चलते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय सभी और पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि जीवाणु और कुछ शैवाल प्रोटोजोआ तो बहुकोशिकीय होते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। तो सभी जगह जो है ना बर्फीली उष्ण जगह। लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, यदि जीवाणुओं को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मिल जाता है तो ये सबसे ज़्यादा पनपते हैं और अपना प्रोडक्शन, अपनी जो जनन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसीलिए तो हम लोग सारी चीज़ों को किस में रखते हैं? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये जीवाणु निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनमें ना प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए जो है आप लोग ये सब बात याद रखेंगे। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। कहीं पर ज़्यादा एक्टिव है, कहीं पर कम है। वो क्या है? पर्यावरणीय परिस्थिति, तापमान पर निर्भर करता है। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक हमेशा जीवाणु समूह में रहते हैं। कवक और जीवाणु हमेशा समूह में रहते हैं। हमारे शरीर की जो आंतें हैं उनमें भी बहुत सारे जीवाणु हैं जो हमें हमारे पाचन के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, है ना। पाचन के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, बहुत सारे इस प्रकार के जीवाणु हमारे शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव और हम सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं, लाभदायक भी हैं, और कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, बहुत से रोगों का कारण बनते हैं, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए मित्रवत जो है, जैसे प्रोबायोटिक्स की तरह से हम लोग जो है दूध से दही, ब्रेड, केक बनाना, और जो हम लोग खमीर उठाते हैं किसमें, जब भी हम लोग इडली बना रहे होते हैं, डोसा बना रहे होते हैं, तो ये सभी जो है ना मित्रवत सूक्ष्म जीव की तरह से काम करते हैं। प्राचीन काल में सूक्ष्म जीव का प्रयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता था। अल्कोहल भी क्या होती है आपको पता होगा, जो फल होते हैं उनको सड़ाकर, तो जो सड़ाने की प्रक्रिया है वो छोटे छोटे जीवाणु सड़ाने का काम करते हैं उसको। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी, और जो कोई बहुत बड़ा जीवाणु मर गया है तो उनको भी क्या होता है, ये सड़ाकर क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटन कर देते हैं, और इसीलिए इनको अपघटक भी कहा जाता है। अपघटक इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजर। तो जो है सब्जियां, छिलके, आपने देखा होगा कुछ समय के बाद तो सड़ते हैं, वो बदबू आती है, और बाद में वो बिल्कुल वातावरण में पूरी तरह से मिल जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है तो आपको समझ में आ गया होगा, जीवाणु ही इनको सड़ाने का काम करते हैं। कुछ जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कुछ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करते हैं। तो आप जो भी देखते हैं ना, जैसे गोबर गैस है, तो गोबर जो है, गोबर को हम लोग एक पूरे बहुत बड़े खड्डे चैम्बर में रख देते हैं, और उसके बाद उसको सड़ाकर जीवाणु के आप मेथेन गैस निकालते हैं, तो वो बिना ऑक्सीजन के होता है। हमने एरोबिक, एनॉर्बिक, मतलब जो है जो भी जीवाणु जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, कुछ अनॉक्सी शोषण करते हैं। तो ये सभी हमने श्वसन का सेक्शन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो वहाँ से आपको एक बार रेफरेंस मिल जाएगा। और कुछ जीवाणु इतने अच्छे होते हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं मृदा में, ताकि क्या हो सके, पादप को जो नाइट्रोजन चाहिए वो राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है वो इसकी गांठों में रहता है और नाइट्रोजन सप्लाई देता रहता है, और पादप की जड़ों से पोषण प्राप्त करता रहता है, और इस प्रकार सहजीवन दिखाता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो आपको ये भी पता है दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। याद रखना, जहाँ कहीं भी लैक्टोस शब्द आ जाए ना, उसका मतलब ही दूध होता है। जैसे लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला,
है ना। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस वो जीवाणु हैं जो कि दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो जीवाणु जो है पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो क्या करते हैं, उनको सड़ाने का भी काम करते हैं। तो आपने जितनी भी इडली देखी है, मैं ये सब आपको बता ही चुका हूँ। तो इडली, सूजी, तो इनमें जो खमीर उठाया जाता है वो इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं की मदद से होता है, राइट। तो जो यीस्ट होते हैं, यीस्ट वो खमीर उठाने में मदद करते हैं, और यीस्ट की मदद से ही अल्कोहल वगैरह को सड़ाने का हम लोग काम करते हैं ना। तो देखिए आगे चलते हैं। यीस्ट बहुत ही तीव्रता के साथ में जो है ना अपना जनन करता है, करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जब उस पदार्थ से निकलेगा, तो गैस निकल रही गीले पदार्थ से, तो क्या होगा, वो पदार्थ फूलना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है और वो फूला हुआ चीज हमको डिलीशियस और टेस्टी लगता है। तो ब्रेड, पेस्ट्री और केक इसी प्रकार बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जो है हम लोग वाणिज्यिक उत्पादन में भी करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि शराब बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, सिरका बनाने में, पनीर बनाने में, पनीर जो है वो भी जीवाणुओं का प्रयोग करके किया जाता है, दही बनाने में, है ना। तो इस प्रकार, और जो भी है, जैसे जौ है, जौ के पानी से, गेहूं अनाज के पानी से क्या होता है, प्राकृतिक जो शर्करा में यीस्ट द्वारा, जो कि ग्लूकोज एक प्रकार की, क्योंकि इन सब में मैंने आपको बताया था, चावल, गेहूं, जौ, इन अनाज में सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और इस कार्बोहाइड्रेट को यीस्ट की उपस्थिति में क्या है, अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे शराब का उत्पादन किया जा सकता है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एकदम बात समझ में आ रही होगी। तो किण्वन जो है, किण्वन प्रक्रिया, मैंने फर्मेंटेशन आपको बताया कि जो है गोबर गैस या शराब जो बना रहे हैं, तो वो क्या है, सूक्ष्म जीवाणुओं की मदद से सड़ाने का काम करती है, और ये जो है अल्कोहल का उत्पादन करेगा। अल्कोहल केवल शराब पीने के लिए नहीं, बल्कि हमारे यदि है ना, हमको यदि फेफड़ों में कफ हो जाता है, तो कफ को खत्म करने के लिए भी अल्कोहल युक्त क्या है, हमको दवाइयाँ दी जाती है। तो जितने भी आप लोग अल्कोहल के ये सिरप पी रहे हैं, है ना, कफ को मिटाने के लिए, उन सभी में अल्कोहल है। और इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन, इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं, किण्वन कहते हैं। तो पहली बार किण्वन जो है ना, उस प्रक्रिया को 1857 में, 1857 में लुईस पास्चर ने बताया था। और आपको लुईस पास्चर का पास्चुराइजेशन प्रक्रिया भी याद होगी, जिसमें दूध को अचानक से 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके एकदम ठंडा कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है, दूध में, क्योंकि गाय का दूध है वो भैंस का है, तो उसमें कुछ जीवाणु होते हैं, वायुमंडल से भी उड़ के आ जाते हैं। तो वो जीवाणुओं को खत्म करने के लिए, यदि हम लोग सीधे दूध पीते हैं बिना उबाले, तो हमें क्या है, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। और जो भी दूध जो है थैली वाला आ रहा है, तो उसमें पहले ही पास्चुराइजेशन वो लोग करते हैं, कंपनी या फैक्ट्री वाले। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको एक, है ना। अब देखिए, सूक्ष्म जीव को औषधीय रूप से भी यूज किया जा सकता है। आपने सुना होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन बनाया। तो पेनिसिलिन एक कवक से निकाला, तो ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक काम करता है, क्योंकि जो पेनिसिलिन में ये जो पदार्थ होता है, वो हमारे शरीर में जाएगा ना, तो कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के, टाइफाइड के जो जीवाणु हैं, उसको ये क्या करता है, डेटर, मतलब स्टॉप करता है, रोकता है। क्योंकि है ना, इन जीवाणुओं को पेनिसिलिन की जो दवा है ना, वो बहुत खराब लगती है। जैसे मैंने आपको मच्छरों वाला एग्जाम्पल बताया कि जब भी मच्छर घर में आ जाते हैं, तो हम लोग मॉस्किटो कॉइल लगा देते हैं। तो मॉस्किटो कॉइल में इस प्रकार का रसायन है कि मच्छर जैसे ही उसको सूंघते हैं, तो वो भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उससे प्रतिरोध महसूस करते हैं। तो जब जीवाणु कमजोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे हमारे शरीर में, तो हमारी WBC उन पर अटैक कर देगी। तो इस प्रकार एंटीबायोटिक्स प्लस WBC, ये दोनों मिलकर जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, और इसीलिए इन्हें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहा जाता है, क्योंकि जीव के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो ना, आज की तारीख में कई सारे एंटीबायोटिक्स बना लिए गए हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए सबसे विशेष होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, तो बहुत ही पावरफुल माना जाता है एक एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के रूप में। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग हम लोग जो है ना, ट्यूबरकुलोसिस में करते हैं। मैं बहुत गहराई से आपको आगे पढ़ाऊंगा सेक्शन को अलग से, लेकिन अभी एक बेसिक आपको ओवरव्यू हो जाए। तो प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रतिजैविक या तो जीवाणु, कुछ अच्छे जीवाणु होते हैं वो जो रसायन निकालते हैं उनका प्रयोग करके, या फिर कवक, जैसे पेनिसिलिन जो है ना, वो
पेनिसिलिन नोटेटम नाम का जो कवक है उससे रसायन निकाल के और फिर गोलियां, टैबलेट या फिर इंजेक्शन में उनको तब्दील कर दिया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको किस प्रकार ये लोग जो है ना जो है मार्केट लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव का आवर्धन करके प्रतिजैविक, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका पता चल गया कि ये जीवाणु जो है, इस जीवाणु से जो रसायन निकल रहा है वो इस पर्टिकुलर जो रोग है उसके लिए काम करेगा, तो फिर हम क्या कर देंगे, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना उन सूक्ष्म जीवों को बढ़ाएंगे संख्या में और उनसे क्या कर लेंगे, चिकित्सकीय उपयोग में उनके जो रसायन उनका प्रयोग कर लेंगे। तो फ्लेमिंग जो हैं उन्होंने 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है जीवाणु रोगों से बचाव हेतु संवर्धन का प्रयोग किया था और सबसे पहले पेनिसिलिन नोटेटम नाम के फफूंद या कवक से जीवाणु मारे गए, ऐसा पाया उन्होंने। वृद्धि को रोक देते हैं और यदि ये वृद्धि को रोक देंगे तो हमारा WBC उन पर हावी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हमारे शरीर में जो है ना अलग चीज एंटर होती है तो हमारी WBC तुरंत उन पर अटैक कर देती है। और आपको ये जरूर पता होगा WBC भी जो है ना 5 प्रकार की होती है। तो हम लोग ये रक्त वाले चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं कि WBC के 5 प्रकार होते क्या हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार मतलब जो मुर्गे को दिया जाता है, तो उनमें भी क्या करते हैं हम लोग, प्रतिजैविक मिला देते हैं ताकि क्या है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए, ताकि क्या हो, तो है ना हम लोग आजकल आपने सुना होगा मुर्गों के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दे दिया गया है ना, तो हमारे शरीर में इतने एंटीबायोटिक्स आ गए हैं कि अब हमारे शरीर में जो वो जीवाणु यदि अटैक भी करते हैं ना तो भी वो है ना वो ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि उनको आदत आ गई है उन प्रतिजैविक के साथ रहने की। तो क्या होता है, एक बात याद रखना, हम लोग कोई नया एंटीबायोटिक बनाएंगे, कुछ सालों बाद जीवाणु जो है ना उसके आदी हो जाते हैं और फिर क्या होता है, उस प्रतिरोधक जो चीज़ है प्रतिजैविक है उससे उनको कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा प्रतिजैविक लेना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह, और भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिजैविक का प्रोडक्शन उत्पादन भी होता है और भारतीय जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रतिजैविक अपने जो हैं क्लाइंट्स को लिखते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अनर्गल अनावश्यक प्रतिजैविक नहीं खाएंगे, इनसे उनकी केवल कमाई होती है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही प्रतिजैविक का प्रयोग करना चाहिए। और पौधों के भी रोग हैं उनको पर भी नियंत्रण पाने के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर की सलाह पर ही, देखो ये पूरी बात इन्होंने यहाँ लिख दी है, डॉक्टर की सलाह पर ही हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए, दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए। आप प्रतिजैविक समय पर लेंगे वो आवश्यक है ना। तो कुल मिला के छोटी सी बात है, ये सब मैंने आपको क्लियर कर ही दी है। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, तो याद रखना प्रतिजैविक जो होता है ना एंटीबायोटिक, वो जीवाणु पर ही कारगर है, विषाणु पर नहीं है। विषाणु पर तो अलग से एंटीवायरल चीजें आती है ना, वायरल मतलब वायरस मतलब विषाणु। तो देखिए सर्दी जुकाम और फ्लू वायरस वाला है तो इन पर ये काम नहीं करेगा, तो याद रखना विषाणुओं पर कभी भी प्रतिजैविक काम नहीं करता। अब आ रही है शिशु या बच्चे को टीका क्यों लगाया जाता है, तो याद रखेंगे टीका कभी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं लगा, टीका कभी भी बीमार व्यक्ति को नहीं लगाया जाता, हमेशा स्वस्थ व्यक्ति को लगाया जाता है और बचपन में ही बच्चों को टीके लगा दिए जाते हैं। क्या कारण है कि कभी भविष्य में वो उस प्रकार के जीवाणु को फेस करे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक टीका सुना होगा आपने MMR का टीका, मीजल्स मम्स एंड रूबेला, इस प्रकार का टीका लगता है बचपन में। एक आपने ये भी सुना होगा DPT का टीका बचपन में लगता है, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटेनस, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटेनस, तो ये बचपन में लगा देते हैं कि कल को कभी ये जीवाणु हम पर अटैक करें तो उनके प्रतिरोध वाले हमने एंटीजन ऑलरेडी बना लिए। वैसे ही पोलियो भी हम लोग बचपन से ही बच्चों को दे देते हैं ताकि कभी उनको पोलियो ना हो और विकलांग ना हो बच्चे, वरना बच्चे विकलांग हो जाते हैं है ना पोलियो के कारण। तो देखिए जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जब भी कोई जीवाणु मानव शरीर में प्रवेश किया, क्योंकि मानव के मुख से, ईयर से, जो भी कैविटीज है, छिद्र है, वहां से सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं, या हमको कहीं पर कट लगा है, हमारा खून निकला है, वहां से भी प्रवेश कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आपने सुना होगा लोहे की जंग लगा हुआ, यदि हमारा उससे कट लग जाता है तो हमको टिटेनस रोग हो जाता है। धनुष टंकार, टिटेनस रोग को धनुष टंकार रोग या लॉ जॉक रोग भी कहते हैं। लॉ जॉक रोग भी इसे कहते हैं और इसमें आदमी की मौत हो जाती है, बिल्कुल आदमी है ना अकड़ के मर जाता है, अकड़ के।
तो टिटेनस कब हो जाता है? जब भी हम जंग लगे लोहे से हमारा कट लग जाता है। तो जब भी कोई रोगवाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसके प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, एंटीजन उत्पन्न करता है, ठीक है। और फिर क्या है, वही सूक्ष्म जीव हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करता है तो फिर है ना, तो देखिए हम क्या होता है, देखिए टीके होते क्या है, इस प्रकार की निष्क्रिय चीजों को पहले ही शरीर में डाल देना। अब ये निष्क्रिय चीज जैसे शरीर में डाली तो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो इसके खिलाफ जो निष्क्रिय चीज टीकों के रूप में डाली है वो क्या कर लेगा, एक तरह से एंटीजन बना लेगा। एंटीजन होते हैं जो उसके खिलाफ लड़ते हैं हमारे शरीर में, और ये बन गए। अब कल को एक्चुअल में कोई जीवाणु शरीर में प्रवेश किया तो पहले से ही हमारे शरीर में वो एंटीजन मौजूद हैं जो इस निष्क्रिय वाले के लिए बन गए थे। अब क्या होगा, यदि वो आते भी हैं जीवाणु तो हम उनसे बच जाएंगे। तो इस प्रकार टीके जो हैं वो हमारी बहुत मदद करते हैं। तो टीके जो हैं मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। देखो मैंने आपको बोला था ना, निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रविष्ट करा दिया तो शरीर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उनके खिलाफ एंटीजन बना लेगा। अब देखिए कोरोना वाले केस में भी इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ये कोरोना विषाणु है, वायरस है, ये बहुत जल्दी से अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। और कभी भी जो है ना, टीके कोई 1 या 2 साल में नहीं आते, 6-6 साल लग जाते हैं पूरा टेस्टिंग के बाद। ऐसा नहीं हो कि वो टीके कोई दूसरा है ना खतरनाक प्रभाव शरीर में कर दें, और इसीलिए ना बहुत सारे टेस्टिंग किए जाते हैं, इसीलिए टीकों को लाने में बहुत समय लग जाता है। तो ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए क्यों टीकों में भी समय लग रहा है। शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र अपना बनाती है, ठीक है। प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं और रोग कारक सूक्ष्म जीव हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और वैक्सीन टीके के रूप में काम करते हैं, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं। हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस, अनेक बीमारी जो हैं इन सभी के हमने टीके बना लिए हैं। हैजा का है ना, कॉलेरा, क्षय, ट्यूबरकुलोसिस, चेचक, हेपेटाइटिस, तो इन सभी के हमारे टीके हैं। और जो टीके बनाने का जो सबसे पहला श्रेय जाता है ना, वो एडवर्ड जेनर को जाता है। लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन बताया था, याद रखेंगे, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स बनाए थे, ये तीनों पॉइंट है ना, और एडवर्ड जेनर ने टीके। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने। लुइस पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया दी और पास्चुराइजेशन आगे आने वाला है, जिसमें हम दूध को गर्म करके जो है उसमें से जीवाणु खत्म करते हैं। और चेचक के टीके पहली बार बनाने का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। तो आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा सारे, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। आपके बचपन में जो है ना, हमको सभी टीके लग गए हैं, जैसे मैं अभी डीपीटी का, डिप्टीरिया पर्टुसिस ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा था। मिजल्स, मम्स एंड रूबेला। मिजल्स मतलब खसरा, मम्स मतलब होता है कनफेड़, और रूबेला, ठीक है। तो ये सभी के हम लोगों के बचपन में टीके लगे हुए हैं। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चे पोलियो के लिए भी जो है ना ओरल मतलब ड्रॉप वाला जो सोल्यूशन है ना। और आपको पता होगा पोलियो के जो टीके हैं वो साबिन और साल्क, ये दो व्यक्तियों के नाम याद रखना, साबिन और साल्क। साबिन और साल्क ने इसके टीके बनाए थे, साबिन और साल्क ने, है ना, पोलियो के टीके बनाए थे। और पोलियो का बहुत युद्ध स्तर पे भारत ने काम किया, और पोलियो का एक भी केस नहीं है। भारत जो है ना 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया था, ठीक है, 2014 में। इसी प्रकार आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि जो चेचक रोग है, चेचक भी महामारी के तौर पे फैला था, लेकिन 1980 में सभी देशों के मिले जुले प्रभाव के कारण 1980 में चेचक जो है वो पूरी तरह से समूल उसको ख़त्म कर दिया गया था, है ना। तो पोलियो की ड्रॉप जो है वो ली जाती है। तो माफ़ी चाहता हूँ, चेचक एक विश्व के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चला गया था। आपको पता है अमिताभ बच्चन जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे एंटी पोलियो के, तो चेचक को उन्मूलित कर दिया गया था। सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता है, और जिसमें मनुष्य और अनेक जंतुओं को रोगों से बचाया जा सकता है। तो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों को मैं एक बार फिर बता देता हूं। हमारी जो हैदराबाद जो स्थित लैब है CCMB, है ना, CCMB लैब, सेंटर फॉर सेल्यूलर, है ना, सेंटर फॉर सेल्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, है ना, सॉरी मैं एक बार फिर से बताता हूं, CCMB,
है ना, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में, और यहां पर भी कोविड के टीके बनाए जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, कोरोना विषाणु के जैसे जैसे निष्क्रिय विषाणु पहले तैयार कर रहे हैं, और उनको तैयार करने के बाद किसी के शरीर में डाला जाएगा, ताकि क्या हो सके, हमारा शरीर उसके खिलाफ प्रतिरोध बना ले। क्योंकि निष्क्रिय है तो एकदम से क्या है, हमारे शरीर में बुरा जो है परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो देखिए, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीवाणु या नीले हरे शैवाल जो हैं ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मैंने आपको जो है राइजोबियम के बारे में बताया था, मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। और उर्वरकता में भी जो है ना, फर्टिलिटी में वृद्धि करते हैं, ताकि क्या हो सके, नाइट्रोजनी जो दलहने हैं, दाल हैं, सोयाबीन है, उनका काम हो सके। तो राइजोबियम जीवाणु का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नीले हरे शैवाल, राइजोबियम, ये इनके कुछ जो है डायग्राम दिए हुए। पर्यावरण की शुद्धि के लिए आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि सड़े हुए गले चीज़ों को सड़ाने का काम करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये मृदा में रिसाइकल, पुनः रिसाइकल होकर मृदा में ये जो है उनको मृदा का ही भाग बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। कुछ मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जानवर के रूप में देखा होगा। कुछ दिनों के बाद वो क्यों विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि यही सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन, डिकम्पोज, इनको इसीलिए डिकम्पोजर कहते हैं, है ना, अपघटन कर देते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। और फिर क्या करते हैं, यही जो बना है ना, वो मृदा खाद के रूप में बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो हानिकारक दुर्गंधमय पदार्थ है उसको निम्नीकृत, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैव निम्नीकृत करके, और फिर क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण के शुद्धिकरण में ये बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये काम करते हैं, राइट। तो देखिए आगे चलते हैं। और कुछ जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, है ना, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो रोगजनक बनते हैं, पैथोजेंस। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, प्लाज्मोडियम वो रोगजनक है ना, एंटीरोवायरस रोगजनक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी रोग का है वो रोगजनक है। तो ये हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रभाव पैदा कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तु को जल्दी से संदूषित कर देते हैं और हमारे शरीर को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो उनकी हानिकारक गतिविधियों के बारे में जो है हम लोग, तो देखिए बहुत तरह के रोग हो जाते हैं। तो अब जो मैं आगे वाला सेक्शन है, इसका जो सेकंड लेक्चर है, इसी का सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको आगे सभी के बारे में बताऊँगा, किस किस प्रकार के रोग में कौन कौन से रोगजनक हैं, और किस प्रकार मक्खी, मच्छर और पिस्सू जो चूहे में पाए जाता है, जिसके कारण प्लेग रोग होता है। आपने सुना होगा प्लेग रोग, प्लेग रोग को ही काली मौत भी कहते हैं, और सूरत में फैली थी, है ना, प्लेग, बहुत एक साथ कई लोगों की मौत हो जाती है। तो जो पिस्सू हैं और मक्खी है, मच्छर है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रोगवाहक। रोगवाहक क्यों, क्योंकि इनमें ये क्या है, छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो देखिए इस सेक्शन को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, इसका जल्द ही नया लेक्चर आ जाएगा। आप लगातार लेक्चर को इन डेप्थ देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका मेरे सेक्शन से बाहर नहीं जाएगा, आई मेक यू एश्योर, राइट। सो जो है विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, और आप जो हैं पूरे लेक्चर को इसी प्रकार देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।